उत्तराखंड की 5 सीटों पर 19 अप्रैल को मतदान, 4 जून को आएंगे नतीजे। भाजपा ने पास तो कांग्रेस ने 3 प्रत्याशियों के नाम का किया ऐलान। चुनाव के मद्देनजर पूरे देश में आचार संहिता लागू। एसएसपी ने पुलिस अधिकारियों के साथ की गोष्ठी। प्रशासन की सोशल मीडिया पर होगी पैनी नजर। विभिन्न क्षेत्रों से आए लोगों से मिलकर सीएम धामी ने सुनी समस्या। अधिकारियों को जल्द समाधान के दिए निर्देश। प्रदेश में बनेगी वेडिंग डेस्टिनेशन नीति। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दी नीति बनाने के निर्देश। बीजेपी हर बूथ पर बढ़ाएगी 370 वोट। भाजपा ने कई नेताओं को दी जिम्मेदारी। जीत का आंकड़ा भी डबल करने का टारगेट। दस मई को खुलेंगे केदारनाथ के कपाट। 6 मई को पंचमुखी डोली केदारनाथ के लिए प्रस्थान करेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। उत्तराखंड से कांग्रेस के लेके बाद एक झटके लगने वाले खबरें आ रही हैं। बड़ी खबर आ रही है, बद्रीनाथ विधानसभा सीट से कांग्रेस के मौजूदा विधायक राजेंद्र भंडारी ने कांग्रेस का हाथ छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया है। वरिष्ठ नेता पीयूष गोयल और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में विधायक राजेंद्र भंडारी ने भाजपा की सदस्यता को ग्रहण किया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अंकित काला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकित, क्या कुछ जानकारी है? आज जिस तरीके से राजेंद्र भंडारी ने भी भाजपा का दामन थाम लिया है, लगातार कांग्रेस को बड़ा झटका लगता जा रहा है। बिल्कुल यशी, आपने सही कहा। देखिए, उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव से पहले लगातार कांग्रेस को झटके लग रहे हैं और विजयपाल सचवान और उसके बाद अब मौजूदा विधायक राजेंद्र भंडारी ने भी कांग्रेस का हाथ छोड़ करके कमल का हाथ थाम लिया है। और अब कमल को मजबूत करने के लिए जो कांग्रेस के विधायक हैं वो अब मजबूती से काम करने की बातें कह रही हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और भाजपा के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के नेतृत्व में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। और इसी कार्यक्रम में आज दिल्ली में जो कांग्रेस के विधायक है राजेंद्र भंडारी, वो भाजपा में शामिल हो गए हैं। उनका कहना यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से जो जन कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही है उससे वो प्रभावित होकर के भाजपा में शामिल हुए हैं। इसके अलावा राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से जो ऐतिहासिक कार्य किए जा रहे हैं उसको देख करके और उत्तराखंड के विकास को देख करके उन्होंने ये निर्णय लिया है। लेकिन यशी, एक के बाद एक जिस तरीके से खबरें आ रही है वो कांग्रेस के लिए सुखद खबर नहीं है और कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। गढ़वाल क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो एकमात्र राजेंद्र भंडारी ऐसे विधायक थे जो कि कांग्रेस के टिकट से विधानसभा का इलेक्शन जीते थे। अब ऐसे में मौजूदा विधायक भी जा रहे हैं, पूर्व विधायक भी जा रहे हैं, इसके अलावा पार्टी के अन्य कार्यकर्ता भी जा रहे हैं। तो ऐसे में एक के बाद एक जो झटके लग रहे हैं, तो कांग्रेस को कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव से पहले जो लगातार पार्टी के नेता छोड़ रहे हैं उसने काफी टेंशन दी है। और अब राजेंद्र भंडारी का कहना है कि वो भाजपा के लिए पूरी जी जान से कार्य करेंगे और जो भाजपा के लोकसभा के जो प्रत्याशी हैं उनको जिताने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे और इसको लेकर के वो घर घर जाकर के भाजपा का प्रचार प्रसार करेंगे। तो कुल मिलाकर के जहां कांग्रेस का कुनबा वैसे ही बिखर रखा था, तो अब चुनाव से पहले एक के बाद एक लगातार नेता जा रहे हैं। और ऐसी भी जानकारी है कि अभी और भी कई बड़े नेता हैं जो कि भाजपा के संपर्क में हैं, तो इनको भी भाजपा में शामिल कराने की तैयारी जो है यशी वो की जा रही है। और राजेंद्र भंडारी ने भाजपा के जो मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष है महेंद्र भट्ट, उनको इलेक्शन में हराया था, तो अब उन्हीं की ही मौजूदगी में वो भाजपा में आ गए हैं। तो कहीं ना कहीं भाजपा के लिए तो ये सुखद खबर है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए ये निराश करने वाली बात है। कांग्रेस का ये कहना है कि ईडी, सीबीआई और
तमाम जो केंद्रीय एजेंसियां हैं अंकित, इनकी तरफ लेकिन की बड़ी वजह बात से यह है कि कांग्रेस के नेता कांग्रेस इस पर मंथन नहीं कर रही है, जो कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए चिंता का विषय है। कांग्रेस कहीं ना कहीं इसको लेकर विचार विमर्श भी नहीं कर रही कि पार्टी से इतने सारे लोग छोड़कर जा रहे हैं या बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, तो उसका क्या फायदा क्या नुकसान होगा। कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि दल बदल की राजनीति चलती रहती है और ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बहुत तेजी से हम देख रहे हैं कि कांग्रेस में टूट फूट देखने को मिल रही है। देखिए बिल्कुल जैसी लेकिन इस कांग्रेस पार्टी में भीतरी तौर पर चिंता जरूर है। देखिए चुनाव में आपके कार्यकर्ता जो आपके दिग्गज नेता वही इलेक्शन को जिताते हैं, और ऐसे में अगर एक के बाद एक नेता अगर भाजपा में शामिल होंगे तो इससे ये कोई अच्छी परिस्थिति कांग्रेस के लिए नहीं है। और कांग्रेस पार्टी भी कहीं ना कहीं इसको लेकर चिंतित है, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि पार्टी के जो तमाम नेता हैं उनसे बातचीत होती रहनी चाहिए, संपर्क में रहना चाहिए। इस तरीके से जो जो अगर आप मौजूदा समय की बात करेंगे तो भाजपा की जिस तरीके से तैयारी देखी जा रही है, और कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के नेता है उनको अपने कैरियर को लेकर के कहें या भविष्य को लेकर के कहें, कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति है। और जिस तरीके से मौजूदा हालात चल रहे हैं जैसे ऐसे में हर एक नेता अपने भविष्य को देखते हुए ये समझ रहा है कि इस समय मोदी लहर है और इस लहर में ही कहीं ना कहीं साथ चलने में ज्यादा फायदा है। तो इन सब चीजों को देखते हुए तमाम जो नेतागण हैं वो कांग्रेस का दामन छोड़ करके भाजपा के दामन में आ रहे हैं, ताकि इस नाव में सवार होकर के चुनावी नैया पार हो सके। लेकिन कांग्रेस का ये कहना है कि जनता समझ रही है और ऐसे नेताओं को जरूर सबक सिखाएगी। इसके अलावा जो केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं उनके माध्यम से कहीं ना कहीं भाजपा जो है वो डरा करके धमका करके कांग्रेस के तमाम या फिर विपक्षी दलों के जो नेता हैं उनको लेकर के जारी है। लेकिन जनता 2024 के इलेक्शन में भाजपा को सबक सिखाएगी, इस तरीके की बातें कांग्रेस पार्टी के नेता कर रहे हैं। लेकिन एक के बाद एक जो नेताओं के जाने की खबर आ रही है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए निराश करने वाली बात है। ठीक है अंकित, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें कि उत्तराखंड कांग्रेस का एक और बड़ा विकेट गिरा है और कहीं ना कहीं कांग्रेस को एक और बड़ा झटका राजेंद्र भंडारी के भाजपा में शामिल होने से लगा। पर्यटन सीजन के दौरान नैनीताल और आसपास की झीलों में नौकायान का आनंद उठाने वाले पर्यटकों के लिए यहाँ के नावे जोर शोर से नाव निर्माण की तैयारियों में जुटे हैं। आइए हम आपको बताते हैं कि जिस रोविंग बोट में आप सफर कर नैनी झील की सैर करते हैं वो आखिर कैसे बनती है। वर्षों से नाव बनाने की कारीगरी से जुड़े 50 वर्षीय पूरन लटवाल के अनुसार रोइंग बोट तनु और शीशम की लकड़ी से बनती है। अपने हल्के वजन के साथ साथ ये लकड़ी पानी में आसानी से खराब नहीं होती है। बोट के फ्रेम में तांबे की कीलों को ठोककर उसे मजबूत बनाया जाता है। पानी में तांबे की कील जंग से भी बचाती है। फ्रेम बनने के बाद लकड़ी को अलसी का तेल पिलाते हुए 2 दिनों तक उसे सुखाया जाता है। नाव में इसके बाद पोटीन से चारों तरफ की दरारों को अच्छी तरह से भरा जाता है। पोटीन के सूखने के बाद नाव में सिंथेटिक वार्निश से पॉलिश किया जाता है। इससे नाव में स्थिरता और मजबूती आती है। नाविक समेत 4 लोगों को घुमाने वाली इस नाव की सुरक्षा के लिए सभी महत्वपूर्ण इंतजाम किए जाते हैं। एक नई रोइंग बोट बनाने में लगभग 60,000 रुपए का खर्च आता है। ये है इधर को हमें एक तो काम कम है, इधर को फर्स्ट जमीन तो ये है हल्का काम है, और दूसरा ऐसा है ये मौसम जो है हमारा जो है बोट बनाने के लिए बड़ा अच्छा होता है, क्योंकि ना इसमें ज़्यादा धूप होती है ना ज़्यादा सर्दी होती है। कभी मौसम साथ तो कभी उसमें जो है इसमें लकड़ी को जो है हमारा नुकसान कम होता है। और टाइम हम जैसे कि और टाइम में करें जैसे अगस्त में या सितंबर में इस अगस्त में इसमें जिसमें उसमें धूप तेज़ी होती है उसमें बोट की लकड़ी फटने का हमारा डर रहता है। तो इसलिए ये काम ज़्यादातर इसी महीने में होता है सर। ये हम ज़्यादातर जनवरी से ये फरवरी से लेके इधर मार्च अप्रैल तक 2-3 महीना काम ये पूरा रहता ही है। उनकी लकड़ी जो है इसलिए महत्व की आती है, एक तो नंबर 1 तो वो हल्की होती है, सूखने के बाद कुछ हल्की है, और दूसरा बैंड हो जाती है पूरी नाव बनाने के लिए, बैंडिंग के लिए बहुत बढ़िया रहती है। ये जो हमारी बोटें हैं ये पानी में चलती हैं, इसमें लोहा का इस्तेमाल नहीं होता है क्योंकि लोहा जो है जल्दी जंग पकड़ जाता है। इस तरीके से नाव की उम्र लंबी हो जाती है।
नैनीताल में जो भी पर्यटक आते हैं वो एक बार इन रोइंग बोट में नौकायान जरूर करना चाहते हैं। यही कारण है कि ये व्यवसायी नौकाओं की मरम्मत के काम में जुटे हैं। नैनीताल में लगभग 250 नाव हैं, जिन्हें हर 2 वर्ष में सुधार की जरूरत पड़ती है। हालत नाजुक पड़ने पर नाव में पानी भरने लगता है। शुरू में तो ये इतना खतरनाक नहीं होता, लेकिन ज्यादा जल भराव के बाद पर्यटकों को भी जान का खतरा बढ़ सकता है। लिहाजा नाव मालिक समय से नाव की मरम्मत करवा लेते हैं। नैनीताल के नाव चालक आगामी सीजन के सफल होने की उम्मीद कर रहे हैं। नैनी झील लगभग 1.43 किलोमीटर लंबी है और नाविक पर्यटकों के लिए आधा और पूरा चक्कर लगाकर चारों तरफ के दर्शन करते हैं। नैनी झील को सन 1839 में खोजा गया था, जिसके बाद से ही इस झील में नौका विहार शुरू हो गया था। मौजूदा वक्त में नैनी झील में 3 किस्म की बोट चलती हैं, जैसे रोइंग बोट, पैडल बोट और पाल नौका। ब्रिटिश काल में रोइंग और पाल नौका हुआ करती थी और कालांतर में पैडल बोट का आगमन हुआ। नैनीताल से कांता पाल की रिपोर्ट। रामनगर लोकसभा 2024 के चुनाव को लेकर शनिवार की दोपहर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लगाई गई आदर्श आचार संहिता के बाद जहां एक और सभी राज्यों में लोकसभा चुनाव की तिथियों का ऐलान किया गया, तो वहीं चुनाव आयोग ने चुनाव को लेकर कई दिशा निर्देश जारी किए हैं। आचार संहिता लगने के बाद रामनगर में प्रशासन भी पूरी तरह से एक्शन में है। आचार संहिता लगने के तुरंत बाद ही नगर पालिका प्रशासन द्वारा नेशनल हाईवे 309 रानीखेत रोड पर सरकारी संपत्ति व बिजली के पोलों पर लगे विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के प्रचार सामग्री हटाने की कार्रवाई की। प्रचार सामग्री नगर पालिका प्रशासन द्वारा हटाई जा रही है, क्या कारण है? आप अवगत ही हैं कि लोकसभा चुनाव हेतु आचार संहिता लागू हो गई है, जिसमें सख्त निर्देश दिए गए हैं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा कि 24 घंटे के अंदर सरकारी संपत्तियों से, 48 घंटे के अंदर सार्वजनिक संपत्तियों से, 72 घंटे के अंदर निजी संपत्तियों से राजनीतिक पार्टियों के होर्डिंग्स बैनर हटाए जाने हैं। सर, ये अभियान अभी लगातार जारी है? हाँ, अभियान नगर पालिका द्वारा चालू कर दिया गया है और लगभग 150 पोस्टर्स बैनर्स हटा दिए। श्रीनगर पौड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग पर श्रीनगर से आ रहे एक बाइक खंडर के समीप अनियंत्रित होकर रपट गई, जिसमें बाइक में सवार 2 युवक घायल हो गए। श्रीनगर से पौड़ी आ रहे पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष अंकित नौटियाल और सेवादल के कार्यकर्ताओं की नजर उन पर पड़ी। उसके बाद उन्होंने उनको अस्पताल में भर्ती कराया। जी, प्रकरण ये है कि हम श्रीनगर से ऊपर की तरफ आ रहे थे, पौड़ी की तरफ, और खंडा से थोड़े से ऊपर 2 लड़कों का बाइक से एक्सीडेंट हुआ है, जो रोड के किनारे पड़े हुए थे। और वहाँ पे लोगों की जब भीड़ हम रुके तो हमने पूछा क्या हुआ है, तो उनकी बाइक स्लिप हो गई थी कंक्रीट में। तो जब उनसे पूछा गया कितना समय हो गया, तो उन्होंने कहा 25 मिनट हो गए हैं। एम्बुलेंस को कॉल किया है, लेकिन एम्बुलेंस पौड़ी हॉस्पिटल में उपस्थित नहीं है। और जैसे हम उन्हें अपनी प्राइवेट गाड़ी से हॉस्पिटल तक लाए, हमने देखा हॉस्पिटल में 2 एम्बुलेंस खड़ी हैं। तो इस प्रकार का जो रवैया है, एक मरीज के लिए 108 का सेवाएं यहाँ पर उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं, ये कदाचित सहनीय नहीं होगी। और स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य प्रशासन से हमारी ये अपील रहेगी कि यदि आपके बस के नहीं है स्वास्थ्य ट्रीटमेंट देना, 108 की सुविधाएं उपलब्ध कराना, तो आप ये सुविधाएं बंद कर दीजिए। खबर हल्द्वानी से, जहां आचार संहिता लगते ही प्रशासन एक्टिव हो गया। जिला निर्वाचन विभाग के निर्देश पर सरकारी संपत्तियों और निजी संपत्तियों से राजनीतिक प्रचार प्रसार की सामग्री तत्काल हटाई जा रही है। सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी का कहना है कि 3 चरणों में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। जो हमारी एसी लेवल पे टीमें गठित की गई हैं, उनके द्वारा इसमें कार्रवाई की जाएगी। 24 घंटे, 48 घंटे और 72 घंटे में जो सरकारी संपत्तियां हैं, सरकारी परिसर हैं, इसके अलावा निजी संपत्तियां हैं, उस पर किसी भी प्रकार की जो प्रचार सामग्री लगी है उसे हटाया जाना सुनिश्चित किया जाना है। उसके लिए सभी तैयारियां पूर्ण की जा रही हैं। अल्मोड़ा पुलिस लाइन में तैनात पुलिस कांस्टेबल ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि रविवार सुबह मृतक 6 बजे ड्यूटी में गया और ड्यूटी में पहुंचने के बाद उसने अपनी ही बंदूक से खुद को गोली मार दी, जिसके बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। मामले में मृतक कांस्टेबल बागेश्वर जिले का रहने वाला है और पुलिस लाइन में तैनात था और एसएसपी ने कहा कि पूरे मामले की जाँच की जाएगी।
सर क्या घटना हुई है आपकी तरफ क्या कहते हैं? देखिए हमारे ये पुलिस लाइन में तैनात एक कांस्टेबल है सुंदर, जिसको गोली लगी है। तो गोली अब किस कारण से लगी, क्या वजह, इसकी हम जाँच कर रहे हैं। फिलहाल अभी इसको हॉस्पिटल लाया गया, जाँच को घोषित कर दिया गया। अभी पंचनामा की कार्रवाई चल रही है, परिजनों का हम वेट कर रहे हैं। उसमें पंचनामा भरा के फिर पोस्टमार्टम करा के जो भी होगा वो उसमें डिस्कस करेंगे हम लोग। बाकी क्या कारण है, क्या वजह है, किस कारण से, उसकी भी जाँच की। मुख्यमंत्री धामी ने विभिन्न क्षेत्रों से आए लोगों से मिलकर उनकी समस्याएं सुनी। उन्होंने अधिकारियों को जनता की समस्याओं के जल्द समाधान के निर्देश दिए। बता दें कि सीएम कैंप कार्यालय देहरादून स्थित मुख्य सेवक सदन में प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से आए एक व्यक्ति से मुख्यमंत्री मिले और उनकी शिकायतों को गौर से सुना। प्रधानमंत्री ग्रामीण स्वच्छता अभियान के तहत उत्तराखंड एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी की ओर से कोटद्वार के कलाल घाटी में लगाई गई सैनिटरी पैड बनाने का काम शुरू किया गया है। उत्तराखंड गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष पंडित राजेंद्र अंतवाल ने उद्घाटन करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ग्रामीण स्वच्छता मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही। निर्विघ्नं कुरु देवा सर्वकार्येषु गजाननं भूतगणासेवितं करुष्यभू। देखिए एक ऐसा अभियान है जिससे स्वच्छता के साथ साथ स्वास्थ्य की भी को भी लाभ होगा और ये रोजगार भी सृजन होगा। अभी हमने एक यूनिट का स्वच्छता मिशन के तहत जो ये डायपर बनाने की एक मशीन का उद्घाटन किया है। ये बालिका यहाँ पे इसको चलाएंगी और मैं समझता हूँ ये एक तो जो महिलाओं में जो कई प्रकार की दिक्कतें होती थी उससे बचने के लिए ये डायपर बनते। निर्विघ्नं कुरु देवा सर्वकार्येषु गजाननं भूतगणासेवितं करुष्यभू। देश में लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। 2024 की लड़ाई काफी दिलचस्प नजर आ रही है। देवभूमि उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों को जीतने के लिए भाजपा कांग्रेस में आमने सामने की टक्कर देखने को मिल रही है। भाजपा ने एक ओर जहां 5 सीटों पर प्रत्याशियों को मैदान में उतारा तो वहीं दूसरी ओर 3 सीटों पर आसानी से टिकट फाइनल होने के बाद कांग्रेस में 2 सीटों पर पेच फंसा है। कांग्रेस हरिद्वार और नैनीताल लोकसभा सीट पर प्रत्याशी के चयन पर मंथन कर रही है। वहीं खबर है कि हरिद्वार सीट से टिकट के लिए पूर्व सीएम हरीश रावत और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा लगातार दिल्ली में डटकर अपना दावा पुख्ता करने में लगे। देखिए रिपोर्ट। देवभूमि उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव को जीतने के लिए सभी राजनीतिक दलों की ओर से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं।
राज्य की 5 लोकसभा सीटों में भाजपा कांग्रेस में सीधा मुकाबला देखा जा रहा है। हालांकि भाजपा तैयारियों के लिहाज से अपने विरोधी दलों से काफी आगे निकल चुकी है। इसी के तहत भाजपा ने 5 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों के ऐलान के साथ ही चुनाव प्रचार अभियान को धार देना शुरू कर दिया है। इसके साथ ही भाजपा ने उत्तराखंड की सभी सीटों को 5 लाख वोटों के अंतर से जीतने का लक्ष्य भी रखा है। भाजपा ने प्रत्याशियों की घोषणा के बाद जोर शोर से प्रचार शुरू कर दिया है, तो वहीं पार्टी ने बैनर, पोस्टर, होर्डिंग वॉर की तैयारी भी शुरू कर दी। हालांकि कांग्रेस का दावा है कि भाजपा को इस तैयारी का कोई भी लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि जनता इस बार चुनाव में भाजपा को सबक सिखाने के लिए तैयार है। फीडबैक बहुत अच्छा है। हमारे कार्यकर्ता पूरी तरह बूथ स्तर पर लगे हैं। हर एक के सामने अपना बूथ है। हमारी पार्टी का मानना है कि बूथ जीता चुनाव जीता। उसको लेकर बूथ स्तर पर प्लानिंग है। बूथ स्तर पर कार्यकर्ता एक्टिव होकर के काम कर रहे हैं। उनको और अधिक मोटिवेट करने के लिए सभी बड़े नेता प्रवास करेंगे। जनता पार्टी को इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि उत्तराखंड की जनता या विपक्ष ने त्रिवेंद्र रावत पर फेल की मोहर नहीं लगाई थी। फेल की मोहर त्रिवेंद्र रावत पर भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान ने लगाई, जब उनको मुख्यमंत्री पद से 4 साल में ही पदमुक्त कर दिया। आज वो फेल मुख्यमंत्री था, तो अब एक सफल सांसद कैसे साबित हो सकते हैं? क्यों उत्तराखंड की जनता पर आप ऐसे निकम्मे लोगों को थोप रहे हैं? आपको बता दें कि उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर भाजपा जहां प्रत्याशियों की घोषणा कर चुकी है, तो वहीं कांग्रेस में हरिद्वार व नैनीताल पर सस्पेंस खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। इसी बीच प्रमुख दावेदारों ने अंतिम समय में जोर लगाने को दिल्ली में डेरा डाल दिया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक हरिद्वार सीट से टिकट अब हरीश रावत व करण महारा के बीच फंसा हुआ है। एक तरफ पूर्व सीएम तो दूसरी तरफ प्रदेश अध्यक्ष के होने से कांग्रेस के लिए फैसला चुनौतीपूर्ण माना जा रहा है। वहीं नैनीताल सीट से यशपाल आर्य, भुवन कपाड़ी, रंजीत सिंह रावत, प्रकाश जोशी व महेंद्र पाल जैसे दावेदार होने में समय लग रहा है। कि हालत आज ये हो गई कि उनको प्रत्याशी मिल नहीं रहे, और जो प्रत्याशी को कांग्रेस कह रही है वो लड़ना नहीं चाहते। तो हालात ये हैं कि एक तो प्रत्याशी मिल नहीं रहे हैं, और जिनको कांग्रेस कह रही वो लड़ना नहीं चाहते। आज कांग्रेस केवल रस्म अदायगी के लिए चुनाव लड़ रही है, क्योंकि कांग्रेस को पता है कि पूरे देश के अंदर आज माहौल क्या है और उत्तराखंड के अंदर माहौल क्या है। दिल्ली में स्क्रीनिंग कमेटी की और सीईसी की एक बैठक हो चुकी है। उसमें जो हमारे कैंडिडेट्स हैं उनके नामों पे चर्चा हुई है, और जो 2 कैंडिडेट हमारे रह गए हैं, निश्चित तौर पर अभी एक सीईसी की बैठक और होनी है। उसमें जो भी हमारा जिताऊ कैंडिडेट होगा, जो मजबूत कैंडिडेट होगा, उसको हम चुनाव में उतारेंगे, और निश्चित तौर पर उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीट इस बार कांग्रेस जीतने जा रही है। कुल मिलाकर चुनाव के लिए समय बेहद कम है। यही वजह है कि राज्य में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। एक तरफ जहां भाजपा अपने विरोधी दलों से चुनावी तैयारियों के लिहाज से काफी आगे है, तो दूसरी ओर कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल अभी तक प्रत्याशियों पर ही मंथन कर रहे हैं। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर कैसे, कब प्रत्याशियों का ऐलान करेगी कांग्रेस, और कब प्रत्याशी चुनावी मैदान में तैयारियां शुरू करेंगे। के न्यूज के लिए उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और खबर उत्तराखंड में फिलहाल तो ही देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।